हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जो फ्लो है वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। नॉर्मली बात करूँ तो प्रोग्राम जो है सीक्वेंसी एग्जीक्यूट होता है, यानी टॉप से लेके बॉटम तक एग्जीक्यूट होता है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो इस फ्लो ऑफ कंट्रोल का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये तीन टाइप का होता है, सिक्वेंशियल और सिलेक्शन और रिपीटिंग। अभी तक जितने भी प्रोग्राम हम लोग किए थे वो सिक्वेंशियल था, यानी टॉप डाउन टू बॉटम, टॉप से लेकर बॉटम तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। तो पहले पार्ट अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने बनाया वो सिक्वेंशियल ही प्रिंट होगा, यानी टॉप से लेकर बॉटम तक। सेकेंड पार्ट है सिलेक्शन। यदि प्रोग्राम के अंदर हम कोई स्पेशल स्टेटमेंट या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो इस सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा इफ एल्स, इलिफ और नेस्टेड इफ ही आएगा। इलिफ जो स्टेटमेंट है केवल पाइथन में यूज होता है, अभी तक जो PHP जावा इसमें नहीं हम लोग देखे थे। इसमें आपको इलिफ एक स्टेटमेंट मिलेगा। और नेक्स्ट है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, यानी जितना मैं कंडीशन लगाऊँ उतने टाइम वो एग्जीक्यूट होकर प्रिंट होता रहेगा। तो उसके लिए लूप का यूज़ करते हैं, लूप को रिपीटिंग कहते हैं। इस पाइथन के अंदर दो लूप सपोर्ट करता है, पहला वाइल होता है, दूसरा होता है फॉर लूप होता है। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा था, वाइल था, डू वाइल था, फॉर लूप था, फॉर ईच था, फॉर इन, बहुत सारे ऐसे पढ़ा था। लेकिन पाइथन के अंदर वाइल और फॉर लूप का यूज किया जाता है, सपोर्ट करता है। तो इसको एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट कराया जाए, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए। तो एक इस वीडियो में केवल हम सिलेक्शन स्टेटमेंट तक ही बताएंगे, और अगले जो वीडियो आएगा उस पर रिपीटिंग यानी लूप के बारे में और उस फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ एल्स को डिस्कस करते हैं कि इफ एल्स का मतलब जब कोई दिया हुआ कंडीशन यदि ट्रू रहता है तो उस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और नहीं होगा, नहीं रहेगा तो नहीं। क्योंकि एक ही स्टेटमेंट मैंने इसमें डिस्कस किया था, केवल इफ एल्स का कंडीशन होता है, कोई कंडीशन दिया जाता है और वो कंडीशन मैच करता है तब रिजल्ट आपका आउटपुट होता है, नहीं तो नहीं। तो एक मैंने दो वेरिएबल ले लिया और उसका ए और बी, और उसमें वैल्यू हमने असाइन कर दिया, और हमें चेक करना है कि ए ग्रेटर देन बी। यदि ए बी से बड़ा है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि ए जो है बी से बड़ा है। बस एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, वो भी अंदर बेसिस ऑफ कंडीशन। यदि कंडीशन ट्रू रहा तब प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। यदि कंडीशन फॉल्स हो गया तो प्रिंट नहीं होगा। और इसको देखते हैं आउटपुट, और आउटपुट करके हम देखते हैं, रन करा के देखते हैं तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, यानी ए का जो वैल्यू है बी से बड़ा है। तो जब ट्रू हो गया तो आउटपुट प्रिंट हो गया। अब इसके बाद आते हैं इफ एल्स, यानी बाई डायरेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके अंदर दो डायरेक्शन, जो इफ में केवल ओनली वन डायरेक्शन था, कंडीशन ट्रू रहेगा तभी आपका प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है कि यदि कंडीशन ट्रू रहा तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा। दोनों कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। हाँ, ये वन टाइम में वन ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, या तो ट्रू वाला या तो फॉल्स वाला। तो सेम वेरिएबल लेता हूँ, वही जो मैं अभी लिया था ए और बी, और उसमें वैल्यू असाइन किया 22 और 12। अब फिर वही सेम टू सेम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी, तो हमें प्रिंट कराना है कि ए जो है बी से बड़ा है। तो दिखाते हैं हम और प्रिंट कराते हैं कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है। तो उसके लिए हमने कंडीशन लगा दिया ए लेस देन बी, और यहाँ पर देखता हूँ, और इसका एल्स पार्ट है उसमें प्रिंट कराते हैं कि बी, यदि पहले वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो दूसरा जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि पहला ही ट्रू रहा तो वहीं पर रुक जाएगा, आगे
जाने ही नहीं देगा। इसमें यही खासियत है कि जहाँ कंडीशन मिला, जहाँ उसको कंडीशन ट्रू मिला या फॉल्स मिला तो वहीं पर ब्रेक कर देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन पहले जो यूज करते हैं हम लोग सीक्वेंशियल में, उसमें क्या होता था कि टॉप टू डाउन अप्रोच एग्जीक्यूट होता था। अब देखते हैं हमारा आउटपुट आ गया, ए जो है बी से छोटा है तो वैल्यू आ गया। अब मैं चेक करता हूँ दोबारा, अब बी का वैल्यू को हमने छोटा कर दिया, अब वही प्रिंट हो गया, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से छोटा है, हाँ ए जो है बी से छोटा है, तब ये प्रिंट हो गया। अब आते हैं, अब हमें चेक करना है, 3 वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं आप लोग और ए बी सी ले सकते हैं। उनमें से हमें फाइंड करना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है तीनों के बीच में। तो तीनों के लिए हमने ए बी सी ले सकते हैं आप लोग, एक्स वाई जे ले सकते हैं आप लोग के डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने ए बी सी 3 वेरिएबल लिया और तीनों वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू को असाइन करके देखते हैं। ए का वैल्यू 23 डाल दिया और बी का वैल्यू 45 और सी का वैल्यू मैंने असाइन कर दिया ओनली 15। अब कंडीशन लगाते हैं, इसके जो 3 वेरिएबल के बीच सबसे लार्जेस्ट नंबर हो को फाइंड करने के लिए 2 वे है, 2 मेथड है। पहले वाले में क्या करते हैं कि पहले ए सी बी को चेक कराएंगे कि ये बी से बड़ा है कि नहीं, ए ग्रेटर देन बी। यदि ए बी से बड़ा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सी से भी बड़ा होगा, तो फिर कंडीशन लगाया, इसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स। अब ये जो है सी को चेक करेगा, जब सी बड़ा हो जाएगा तो सबसे बड़ा ए हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट ए हो जाएगा। तो वहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि ए इज़ लार्जर नंबर, लार्जेस्ट नंबर, यानी दोनों में से लार्जेस्ट नंबर ए होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो, यदि कंडीशन फॉल्स हो गया तो लार्जर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर कंडीशन जो दूसरा कंडीशन लगाया हो उसका जो इल्स पार्ट होगा उसमें हम मैसेज करा देंगे, यदि ए बड़ा नहीं हुआ तो सबसे बड़ा सी हो जाएगा। उसी को हमने मैसेज को पास कर दिया और एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कराने के लिए हमने लिख दिया। इसमें लिख देंगे सी इज़ लार्जेस्ट नंबर। यदि ए लार्ज नहीं हुआ तो सी लार्ज होगा, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा है, जब ए सी से छोटा होगा तो बी सी से भी छोटा होगा। तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया सी जो है लार्जर नंबर। अब जो पहले वाला इफ़ ही स्टेटमेंट था उसका इल्स पार्ट, उसके इल्स पार्ट में जब आते हैं तो फिर उसके अंदर एक और कंडीशन लगाते हैं कि यदि बी सी से बड़ा है तब सबसे बड़ा बी हो जाएगा, अदरवाइज सी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कंडीशन लगा बी ग्रेटर देन सी और जो एक मैसेज पास करा दिया कि बी इज लार्जेस्ट नंबर। यदि सपोज करो यही कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा आउटपुट जो आएगा सी इज लार्जर नंबर। वहाँ पर मैसेज हमने पास करा देंगे कि सी जो है लार्जर नंबर। अब इसका जो थोड़ा सा मैसेज यहाँ पर प्रिंट कराना है और हमने इफ़ नहीं लिखना है, यहाँ पर प्रिंट लिखना है। प्रिंट एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करा देना है हमको कि बी जो है लार्जेस्ट नंबर है। हाँ, तो मैंने इसमें बी इज़ लार्जेस्ट नंबर और इसके इल्स पार्ट में हमें प्रिंट करा देना है सी इज़ लार्जेस्ट नंबर। यदि इसका इफ पार्ट फॉल्स हो गया तो इल्स पार्ट जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर हमने प्रिंट करा देंगे सी इज़ लार्जेस्ट नंबर। इसी का एक और वे है, मेथड है, उसके अंदर कोडिंग कम हो जाएगा, इतना कोडिंग नहीं रहेगा, शॉर्ट कोडिंग होगा, उसको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके। अब इसको प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया, अब एग्जीक्यूट कराते हैं, देखिए हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। हाँ, तो ये बी जो है लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि बी का जो वैल्यू है तीनों वैल्यू से ज़्यादा है। अब वैल्यू कुछ चेंज करते हैं, सी का वैल्यू देखते हैं। हाँ, सी का वैल्यू मैंने बढ़ा दिया और चेक करता हूँ, अब जो बताएगा कि सी इज़ लार्जेस्ट नंबर। तो अब नंबर वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं कि कौन बड़ा है। अब आता है स्वैप करना। स्वैप का मतलब एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू में इंटरचेंज करना, स्वैप करना।
स्विप के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए और उसके वैल्यू को हमें इंटरचेंज कराना है। जैसे ए का वैल्यू बी में, बी का वैल्यू ए में, या एक्स वाई लेते हैं तो एक्स का वैल्यू बी में और बी का वैल्यू ए में, ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं। ये 2 टाइप का होता है कि 2 वेरिएबल के वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए ये थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, इसमें एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें हम जो पहले प्रोग्राम बना रहा हूँ इसमें थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है हमको केवल थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना है, यानी वो थर्ड वेरिएबल जो पहला है उस पर थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना है हमें। इसमें क्या करना है, 3 वेरिएबल ले लिया और हाँ, इसमें हमें वही जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर जो अभी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया था उस प्रोग्राम को दूसरे वे में करना है, यानी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके उसी प्रोग्राम को फाइंड कराना है कि ए बी से बड़ा है कि सी से बड़ा है कि डी से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है फाइंड करने के लिए हमें दोबारा दूसरे वे से बता रहा हूँ। और इसमें मैंने कंडीशन लगाया कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। यदि दोनों कंडीशन ट्रू रहा तो मैसेज पास कर देंगे कि ए इज लार्जेस्ट नंबर। यानी इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि 2 इनपुट दिया जाता है, दोनों यदि ट्रू रहता है तो हमें ट्रू देता है, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। अब इसी का अपोजिट आर होता है। आर में क्या आता है कि 2 इनपुट में से यदि कोई भी एक इनपुट ट्रू हो गया तो ट्रू कर देगा, या दोनों ट्रू होगा तो ट्रू करेगा। जब दोनों फॉल्स आता है तब जाके फॉल्स करता है। लेकिन एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू है तब जाके ट्रू करता है। तो इफ़ वाले में मैं ए को प्रिंट करा दिया, चेक कर दिया, और इलिफ एक कीवर्ड है उसके अंदर हमें क्या करते हैं, बी को चेक कराते हैं। बी ए से बड़ा है एंड बी सी से भी बड़ा है, तब जाके सबसे लार्ज में बी हो जाएगा। और एक मैसेज पास करा देते हैं, मैसेज प्रिंट कराते हैं कि बी इज लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। अब जो लास्ट कंडीशन बचेगा उसका नाम है इल्स। यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो ये तीसरा जाके एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर मैसेज पास करा देंगे केवल सी के लिए, क्योंकि मैंने ए और बी को चेक कर लिया तो लास्ट में बचा सी। यदि दोनों में से कंडीशन ट्रू नहीं रहा, फॉल्स हो गया, तो सी जाके एग्जीक्यूट होगा, यानी सी इज लार्जेस्ट नंबर। अब सी जाके प्रिंट हो जाएगा। अभी प्रोग्राम कंप्लीट होगा। आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि प्रोग्राम, हाँ, सी इज लार्जेस्ट नंबर, यानी सी का वैल्यू जो है ये सबसे बड़ा है, इसलिए सी का वैल्यू प्रिंट करा दिया। अब यहीं पे वैल्यू इसको चेंज करके देता हूँ कि चेंज होता है कि नहीं है। अब इसका वैल्यू मैंने कम कर दिया। अब जब दोबारा आउटपुट लेंगे तो इसमें चेंज होगा, यानी अब जो है लार्जेस्ट नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल में हम बता सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाने जा रहा हूँ उसमें एक नंबर लेंगे, उसको नंबर को फाइंड करें कि इवन है या ऑड। एक नंबर में लेता हूँ और उसको इवन ऑड फाइंड करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सिंपल सा भी प्रोग्राम है। एक नियन नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें वैल्यू हमने पास कर दिया। अब हमें चेक करना है कि यह जो नंबर दिया गया है सम है या विषम, यानी इवन और ऑड फाइंड करने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो एन का वैल्यू हमने 5 ले लिया और कंडीशन लगाया कि n मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, यानी जो नंबर दिया गया है उसमें हम 2 से डिवाइड करने के बाद यदि उसका रिमाइंडर 0 आता है तो दिया हुआ नंबर इवन होगा, यानी सम होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। तो n मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, तो एक मैसेज पास करेंगे कि नंबर इज इवन। और यदि कंडीशन ये फॉल्स होगा तो इसमें मैसेज पास करा देंगे कि नंबर इज ऑड। यदि सम नहीं होगा तो विषम होगा, क्योंकि इवन ऑड में 2 ही होता है, सम या विषम, इवन और ऑड। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हाँ, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया कि जो वैल्यू मैं दिया हूँ वो इवन नंबर है, यानी n इक्वल टू 5 मैंने दिया, इसलिए जो मैसेज पास हुआ नंबर इज इवन। यदि दोबारा मैं चेक करता हूँ तो वो बताता है इवन नंबर। ऐसे ही नंबर n के वैल्यू आप दे करके आप बना सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो नंबर हमने दिया है वो सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोग्राम था।
अब जो प्रोग्राम बना रहा हूँ इसी प्रोग्राम तो यही है, यानी इवन ऑड ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि अभी तक जितने भी वेरिएबल हमने बना रहा था उसमें जो वैल्यू दे रहा था वो कंपाइल टाइम वैल्यू दे रहा था, लेकिन अब हमें क्या करना है कि उसके वैल्यू को रन टाइम एग्जीक्यूट कराना है। तो रन टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें इनपुट यूज करना पड़ेगा। जैसे सी में आप पढ़े होंगे स्कैनर फंक्शन होता है, सी प्लस प्लस में सी इन होता है, और जावा में स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। उसी तरह से इस पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, यानी एक वेरिएबल लिया एन और उसके अंदर मैं डाल दिया इनपुट, उसके अंदर एक मैसेज पास कर दिया कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और मैं इंट पहले लिख गया क्योंकि वो इंटीजर टाइप है। अब इंट लिखने से जो एन के अंदर जो वैल्यू जाएगा वो इंटीजर ही जाएगा। यदि मैं वो इंट नहीं लेता हूँ तो वहाँ कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर उसको डिफाइन कर दिया कि नहीं, इसके अंदर वैल्यूज को हमें इंटीजर ही पास करना है, इसलिए मैंने वहाँ पर इंट पास कर दिया। यदि मैं फ्लोट लगाता तो केवल फ्लोट ही वैल्यू पास करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दिया कि n मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, यानी अभी जो मैं डिस्कस किया था कि दिए हुए नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे, यदि डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर यानी शेष 0 आता है तो दिया हुआ नंबर सम होगा, यानी इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा। तो उस मैसेज को हमने पास करा देना है, और यहाँ पर पास कर देना है कि नंबर इज ऑड होगा। यदि सम नहीं हो तो विषम होगा। अब दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं और सेम टू सेम है, वही, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो नंबर यहाँ पर मांगेगा, यानी जो वैल्यू है यहाँ पर कुछ एरर है, और वो एरर, हाँ, इफ़ जो लगाया हूँ उसके नीचे एस थोड़ा स्पेस था, जहाँ इफ़ है उसी के स्टेट लाइन में इल्स भी रहना चाहिए। अब क्या दिक्कत है, इफ़ भी थोड़ा आगे बढ़ाना स्पेस है, और इफ़ जो स्टेटमेंट मैं लगाया हूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। देखते हैं, प्रोग्राम फिर से चला के देखता हूँ, फिर भी नहीं है, यानी इसका मतलब कहीं और दिक्कत है। प्रोग्राम में एरर होना चाहिए तभी आपको आएगा समझ में, क्योंकि गलतियाँ से ही इंसान सुधरता है, इसलिए गलती तो होना चाहिए, स्वाभाविक है, नेचुरल देन है कि गलती इंसान से होता ही होता है। बस उस गलती को देखना चाहिए कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं। जहाँ आपने एरर ढूंढना शुरू कर दिया प्रोग्राम में, अब प्रोग्रामर आप बन जाओगे। अब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें कोई वैल्यू मैं पास करता हूँ और चेक करता हूँ कि आता है कि नहीं। हाँ, मैंने वैल्यू दे दिया और 23 दे दिया, और वैल्यू जो है क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि विषम संख्या है। अब उसको फिर से देखता हूँ, एग्जीक्यूट कराता हूँ, दूसरा नंबर इनपुट डाल के देखता हूँ कि हाँ प्रोग्राम पूरी तरह से कर रहा है कि नहीं। अब इस बार मैंने इवन नंबर में डालता हूँ, यानी 24, और मैसेज किया कि नंबर इज इवन, यानी ये भी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब मैं जिसका बात कर रहा डिस्कस कर रहा था कि स्वेप करना का, तो वो स्वेप करने के लिए हमें यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि दो वेरिएबल की वैल्यू को इंटरचेंज करना है, स्वेप करना। तो इसके लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, और इसमें ये भी बताया था कि स्वेप करने के लिए दो मेथड है, एक तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल और एक विदाउट थर्ड वेरिएबल। इन थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम वैल्यू को स्वेप कर सकते हैं, और थर्ड वेरिएबल का नहीं यूज करके करेंगे तो भी वैल्यू को स्वेप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाते हैं और उसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेगा क्यों नहीं, जब आप मेहनत करोगे तो करेगा। अब वेरिएबल में लेता हूँ x और y, और y में वैल्यू मैंने दोनों में वैल्यू असाइन कर दिया। अब एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, मैसेज प्रिंट कराता हूँ कि स्वेप होने से पहले x और y का वैल्यू क्या था, यानी बिफोर स्वेप, यानी द वैल्यू ऑफ x एंड y बिफोर स्वेप। और जब हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में भी x y का वैल्यू प्रिंट करा देंगे कि देखेंगे दोनों में क्या चेंज हुआ है। स्वेप से पहले x और y का वैल्यू क्या था, और स्वेप के बाद x और y का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे एक मैसेज में पास कर देगा। अब मैं
प्रोसेसिंग यानी इसका जो रूल्स है, लॉजिक है, लॉजिक में यूज कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं क्या किया कि एक्स में क्या किया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू स्टोर करा दिया। अब एक्स में एक्स प्लस वाई आ गया, और हाँ नहीं, ये जो है, ये जो प्रोग्राम है इसमें थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना है, इसलिए मैंने एक जेड वेरिएबल ले लिया और जेड में मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू को डाल दिया। अब एक्स का वैल्यू जेड में आ गया। अब एक्स में क्या किया, मैंने वाई के वैल्यू को डाल दिया। अब लास्ट में वाई बचा, तो वाई के अंदर जेड का वैल्यू डाल दिया। इससे वैल्यू हमारा इंटरचेंज हो गया, यानी एक्स में वाई का चला गया और वाई में एक्स का चला गया। तो अब एक छोटा सा मैसेज यहाँ भी प्रिंट कर देता हूँ कि वैल्यू ऑफ एक्स और वाई आफ्टर स्वेप, स्वेप के बाद जो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर मैसेज पास करा देते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। आउटपुट हमारा आ गया, एक्स और वाई का वैल्यू बिफोर स्वेप और आफ्टर स्वेप दोनों का वैल्यू। अब देखते हैं कि विथ नहीं विदाउट थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल का हमें यूज नहीं करना है और फिर भी हमें स्वेप करना है। तो उसके लिए फिर से लॉजिक लगाते हैं और वही वेरिएबल यहाँ भी पास करते हैं, वही वैल्यू यहाँ भी पास करते हैं और एक छोटा सा मैसेज पास करा देते हैं बिफोर स्वेप, स्वेप से पहले क्या था। तो स्वेप से पहले एक मैसेज पास कर दिया और उसके बाद उसका हम लॉजिक लगाते हैं। पहले वाले में तो थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया था, इसलिए जो एक्स का वैल्यू जेड में डाल दिया और वाई का वैल्यू एक्स में डाल दिया और फिर जेड का वैल्यू वाई में डाल दिया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि एक्स के अंदर हमें एक्स प्लस वाई का वैल्यू डाल दिया, यानी एक्स में एक्स प्लस वाई दोनों का ऐड करके एक्स में डाल दिया। फिर मैंने क्या किया कि वाई इजक्वल टू एक्स माइनस वन। अब एक्स का वैल्यू, एक्स के वैल्यू में एक्स प्लस वाई का दोनों का वैल्यू आ गया, उसमें से वाई का वैल्यू निकाल देंगे तो हमें एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। फिर हमने एक्स में क्या किया कि फिर वही कंडीशन एक्स में वाई को वैल्यू माइनस कर दिया तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके बाद ये भी लॉजिक कंप्लीट हो गया और इसको मैसेज को प्रिंट करा देते हैं आफ्टर द स्वेप। स्वेप के बाद जो एक्स और वाई का वैल्यू क्या है उसको मैंने प्रिंट करा दिया, मैसेज दे दिया और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। और यहाँ कुछ मैं लिखना टाइप करना भूल गया था, यानी द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई बिफोर स्वेप, स्वेप से पहले एक्स और वाई का वैल्यू क्या था और स्वेप के बाद एक्स का वैल्यू का। अब इसको आउटपुट प्रिंट कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं और हम